जेलेंस्की का रूस पर पलटवार। रूसी तेल के 2 कुएं जलकर राख। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा हाई है। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। यह रूस का ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर है जो यूक्रेन पर लगातार आग बरसा रहा है। यूक्रेन के 7 शहरों में रूसी सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। पोर्ट सिटी ओडिशा हो या सुमी, खार्किव हो या खेरसोन, चेर्निहाई हो या किरोवोग्राद, हर जगह रूसी सेना कहर बनकर टूट रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इमारतें जल रही हैं, आग लगी हुई है, बिजली गुल है, अंधेरा छाया हुआ है। रूसी हमले में 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है और 35 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 2 दिन पहले जेलेंस्की इस आग को देखकर मन ही मन बहुत खुश थे कि पुतिन से बदला ले लिया है। रूस के सबसे आधुनिक शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग को जला दिया है। रूसी शहर में ऐसे ड्रोन अटैक किया है जिसकी आग बुझाने में रूस को 24 घंटे लगे। अब पुतिन ने जेलेंस्की को सूद समेत वापस कर दिया। यूक्रेन पर रूस ने 450 ड्रोन से एक साथ तबाही मचाई है। 30 मिसाइलों से बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर कर दी। इन मिसाइलों में 8 कैलिबर मिसाइल, 6 इस्कंदर M मिसाइल, 4 इस्कंदर K मिसाइल और 4 किंजल मिसाइलें शामिल हैं। जेलेंस्की के नाटो पार्टनर्स को चिढ़ाने के लिए रूस ने पहली बार एक लोकेशन भी शेयर कर दी है जहां से बीती रात यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाकर तबाही मचाई गई। आठ कैलिबर क्रूज मिसाइलें क्रॉस थ्रो डार से लॉन्च की गई। 6 इस्कंदर M और 4 इस्कंदर क्रूज मिसाइलें क्रूज के सिटी से लॉन्च की गई। 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को रूस ने 4 अलग अलग MiG-31K फाइटर जेट से लॉन्च किया। पुतिन ने डोनबास के अलग अलग हिस्सों में जहां भी जेलेंस्की की सेना मौजूद है वहां रॉकेट और तोपखाने से भीषण हमले किए। सबसे बड़ी तबाही यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में मचाई। वहां कई बड़ी इमारतों में आग लग गई। आग के शोले देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ नहीं बचा होगा। अब पुतिन ने काला सागर और ओडिशा में वो कर दिया है जिसकी कल्पना 32 नाटो देशों ने भी नहीं की होगी। पुतिन ने ब्लैक सी में तुर्की के शिप को उड़ा दिया है। पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से हाथ मिलाया उसके कुछ देर बाद ही रूस ने हमला कर दिया। तुर्की के शिप पर भीषण आग लग गई जिसकी लपटें पूरी दुनिया ने देखी। तुर्की का शिप यूक्रेन के लिए बिजली का जनरेटर लेकर जा रहा था, इसलिए पुतिन ने हमले का आदेश दिया। मगर बात इतनी सीधी सी नहीं है। ब्लैक सी में तुर्की नाटो देशों के साथ मिलकर कई बार डर्टी गेम खेल चुका है। तुर्की के समंदर में रूसी फ्लीट पर हमले हो रहे थे। पुतिन ने एर्दोगान को पहले ही वार्न किया था। एर्दोगान ने खलीफागिरी में कोई ध्यान नहीं दिया। पुतिन ने हाथ मिलाने के बाद तुर्की के एक नहीं 3 जहाज उड़ाकर बता दिया इस खेल में वो सबसे धुरंधर खिलाड़ी हैं। ब्लैक सी में नाटो के बड़े बड़े वॉरशिप मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद पुतिन ने एक नाटो देश तुर्की के शिप को उड़ाकर बता दिया अगर कोई रूस के खिलाफ मोर्चे में शामिल होगा तो अंजाम बहुत भयंकर होगा। पुतिन ने एर्दोगान को औकात बताने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। रूस ने क्रूज मिसाइल भी नहीं दागी जो सुपरसोनिक स्पीड से जाकर शिप को तबाह कर देती। पुतिन ने मिसाइल में बारूद भरवाया फिर उसे ड्रोन पर फिट करवा दिया। यह मिसाइल बहुत नीचे लेवल पर उड़ रही थी, उससे कोई ज्वाला भी नहीं निकल रही थी जिससे तुर्की और नाटो के रडार पकड़ पाते। पुतिन ने नाटो की हर काट तैयार कर ली है। पहले किंजल और इस्कंदर मिसाइलों में इस तरह बदलाव किए कि अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी उन्हें पकड़ने में फेल हो गया। अब ड्रोन से मिसाइल लॉन्च कर तुर्की के जहाजों को बर्बाद कर दिया। पुतिन ओडेसा पोर्ट सिटी को तबाह कर यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन काटना चाहते हैं।
ओडेसा पोर्ट ही समंदर के रास्ते यूक्रेन तक विदेशी मदद पहुंचाने का एकमात्र रास्ता बचा है। अगर ओडेसा हाथ से गया तो यूक्रेन लैंडलॉक देश हो जाएगा। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर ओडेसा से ही ज़ेलेंस्की ने कई बड़े हमले कराए हैं। ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तस्वीरें खिंचाकर दावा किया था। उन्होंने कुपियांस्क में रूसी फौजों को खदेड़ दिया है। ज़ेलेंस्की की तस्वीरें देखकर यूरोप की वॉर मशीनरी खुश हो गई। पुतिन ने यह खुशी घंटों में छीन ली जब उन्होंने गेटवे ऑफ यूक्रेन कहे जाने वाले पोक्रोवस्क में पूर्ण विजय का ऐलान कर दिया। पोक्रोवस्क में पुतिन की सेना रूसी झंडे फहरा रही है। लड़ाई में शहर पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। शहर में सन्नाटा पसरा है। रूसी सैनिकों के सिवा वहां कोई नहीं दिखता। पूर्वी यूक्रेन का यह सबसे बड़ा शहर है, बिजनेस सिटी है, कोयले और ट्रांसपोर्ट के कारोबार के लिए मशहूर है। इसका हाल देखकर इसे यूक्रेन का गाजा कहा जा सकता है। रूस का दावा है कि 1 दिसंबर को ही यहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया था। ज़ेलेंस्की के जो सैनिक रूसी सर्कल में फंसे हुए हैं, उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया है या फिर मारे गए हैं। जान बचाकर निकलने का मौका किसी को नहीं मिला। ज़ेलेंस्की भी अपनी बची खुची ताकत से रूस पर पलटवार कर रहे हैं। ये कजाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद रूसी ऑयल रिफाइनरी ओरसेक है, जहां आग की लपटें उठ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने रूसी रिफाइनरी पर लंबी रेंज के ड्रोन से अटैक कराए हैं। यूक्रेन ने मॉस्को में रूस की एक और रिफाइनरी स्लावनेफ्ट पर अटैक किया है। यह रिफाइनरी मॉस्को से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। स्लावनेफ्ट ऑयल रिफाइनरी सालाना 15 मिलियन टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है। यहां से दुनिया भर की मार्केट में तेल भेजा जाता है। रूसी मिलिट्री को भी यहां से तेल सप्लाई होता है। यूक्रेन के हमले के बाद रिफाइनरी के कंपाउंड में कई धमाके लोगों ने सुने। फिलहाल यहां कामकाज ठप है। ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी में हमले का बदला लेने के लिए कैस्पियन सागर में रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। कैस्पियन सागर में रूस के कई तेल के कुएं हैं। इनमें 2 तेल के कुओं फिलानोव्स्की और कोरचागिन को ड्रोन अटैक से तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया है। उसकी तस्वीरें भी जारी की है, जहां हमले के बाद दोनों तेल कुओं में लगी मशीनरी काली पड़ गई है। इससे पहले रूस के एक और औद्योगिक नगर सेंट पीटरबर्ग में भी ज़ेलेंस्की ड्रोन से धमाके कर चुकी है। वहां एक पूरा बाजार जल चुका है। 300 स्क्वायर मीटर में बने मॉल का नामो निशान मिट चुका है। भारत के दुश्मन नंबर 1 एर्दोगान यूक्रेन वॉर में पुतिन को धोखा दे रहे थे। चोरी छिपे वॉर मशीनरी यूक्रेन भेज रहे थे। अब नाटो का ये नाटक नहीं चलेगा। अगर वो करेगा तो उसे ब्लैक सी में महाप्रहार झेलना पड़ेगा। इस हमले में पुतिन ने पूरी यूरोप को मैसेज भेज दिया है, ज़ेलेंस्की से दोस्ती का नाटक बंद करो और युद्ध के लिए सच्ची डील करो। डील में बार बार बदलाव बहुत भारी पड़ेगा। पुतिन डोनबास मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की डोनबास को लेकर नया प्लान ट्रंप को दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि डोनबास को डिमिलिटराइज जोन घोषित किया जाए। रूस की सेना भी वहां नहीं रहे, यूक्रेन की सेना भी नहीं रहेगी। डोनबास को इकोनॉमी जोन बनाया जाए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि डोनबास से जितनी दूर यूक्रेनी सेना जाएगी, उतनी ही दूर रूसी सेना को जाना होगा। Tell us how this free economic zone would work in the Donbass and land that the Russians took by force. Well, I don't want to do that now. It's a very complex situation, but it would work, and a lot of people want to see it work. And we're gonna. All I want to do is I want to stop the death of 25,000 people a month. पुतिन को यह प्लान मंजूर नहीं है। पुतिन के लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नए इलाके कब्जाते जा रहे हैं। ट्रंप के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पुतिन की शर्तों पर पीस प्लान नहीं बना तो बात बहुत बिगड़ सकती है। पुतिन डोनबास का 90% से ज्यादा हिस्सा जीत चुके हैं। पुतिन चाहते हैं ज़ेलेंस्की डोनबास रूस को सौंप दे, अपनी सेना को 6 लाख तक सीमित करें, नाटो में जाने का सपना छोड़ दें, यूक्रेन में चुनाव कराएं।
हमने हर एरिया में मोमेंटम हासिल किया है। डोनेस्क और लुहांस्क की आजादी के साथ जैपोरिजिया और खेरसोन रीजन में काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। अभी सब कुछ रूसी फौजों के कंट्रोल में है। ट्रंप भी ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन में चुनाव कराने का दबाव डाल रहे हैं। इसके लिए ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद कुशनर जल्द ही बर्लिन में ज़ेलेंस्की की टीम से मुलाकात करेंगे। इसमें यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की यूक्रेन में चुनाव कराना नहीं चाहते। Вся история с выборами, она предельно ясна. Зеленский не будет проводить выборы, он их сорвет, потому что они для него грозят в лучшем случае тюрьмой, в худшем случае он будет ликвидирован одними из своих западных партнеров, будь то британские спецслужбы, либо там европейские. Вот. Поэтому любые процессы или мирные инициативы со стороны там, президента США Трампа, они, конечно же, будут саботироваться. Все это Зеленский делает по согласованию с Лондоном и с Берлином, потому что Европе также не нужен мир, как и Зеленскому. Они зарабатывают на войне, им нужно как-то... रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन में चुनाव कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसके लिए शर्त रख दी है। ज़ेलेंस्की की पहली शर्त ये है कि पहले सुरक्षा की गारंटी दी जाए और दूसरी शर्त यह है कि सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद वो 60 से 90 दिन के अंदर चुनाव करा लेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस शर्त को दुनिया उनकी एक शातिर चाल बता रही है। Zelensky and his regime started talking about a ceasefire for 3 days, 30 days for the elections. So he is continuing to prolong this conflict to stay in power. And you're correct. He's basically trying to buy time for himself, for his regime, because everybody understands elections and basically ending of the war and then elections. For Zelensky, it's a route to nowhere. He's politically done. He will be basically, he cannot trust his partners abroad because they will not basically compel to the deal to protect him. He understands that also because knowing what he knows and how this war started, and he starts talking